नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों आज हम जो वायु प्रदूषण हम पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अब तक मैं कम से कम आपको 160 वीडियो करवा चुका हूं और हमारे बायोलॉजी में 15 से 20 वीडियो और आएंगे। लेकिन मैं जल्दबाजी में ये नहीं करूंगा कि मैं जल्दी आपको बायोलॉजी कंप्लीट करवा के नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट अच्छे से करवाऊंगा। आप चाहे नाराज रहो और चाहे आप मेरे से खुश रहो, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की मन में दुविधा नहीं रहेगी। आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। हाँ, टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको बहुत जबरदस्त। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट करोगे, फिजिक्स है वो भी आपने बीच में छोड़ रखी है। तो गांव से एक वीडियो बना पाना ही मुश्किल होता है ना। एक वीडियो की इंटरनेट ही मेरे पास बहुत कम इंटरनेट यहाँ पर मिलती है, तो एक वीडियो अपलोड करना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। तो एक वीडियो से आप संतुष्ट हो जाओ कुछ दिन के लिए, जब तक लॉकडाउन है, जब तक मैं वापस नहीं जाऊँ। फिर हम लाइव क्लास पढ़ने वाले हैं, फिर हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिर हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे, है ना। तब तक मैं आपको बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो बायोलॉजी में हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे और वायु प्रदूषण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप को लेफ्ट कर रहे हैं। ग्रुप छोड़ो मत। अगर आप ग्रुप छोड़ रहे हो, ग्रुप में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सीलेंट गुरु, सर्च कर लेना एक्सीलेंट गुरु। अपने जो चैनल का नाम है ना, यूट्यूब चैनल का, वही अपने उसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं और रोजाना मैं आपको करंट की वहां पर पीडीएफ दे रहा हूं और साथ साथ मैं आपको इस साइंस की पीडीएफ भी देने वाला हूं, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल के पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक, शेयर कर दें जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। चलिए बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण के बारे में पीछे हम पढ़ चुके थे, वायु प्रदूषण होता क्या है इसके बारे में पीछे पढ़ चुके थे, है ना। एक पार्ट हमने वायु प्रदूषण का कर लिया है, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पहले 1 नंबर पार्ट देख लीजिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आप यहीं इसको बंद कर दो और पहले पहला पार्ट देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था और इस पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो वायु प्रदूषण है वो किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था वायु प्रदूषक के बारे में, भी वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो कुछ ऐसे वायु प्रदूषक है जो मानव स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया था, उसमें हमने SO2 SO3 के बारे में पढ़ लिया था। अब हम 4 नंबर चर्चा करने वाले हैं, यानी 3 हमने वायु प्रदूषक के बारे में पढ़ लिया, अब हम चर्चा करते हैं 4 नंबर के बारे में। पिछले पार्ट में हमने 3 नंबर तक कर लिया था, अब हम चर्चा करते हैं 4 नंबर के बारे में। और 4 नंबर है बाबू, वो आपको अच्छे से समझना है। 4 नंबर है प्रकाश रासायनिक समोग। क्या है हमारा 4 नंबर टॉपिक? प्रकाश रासायनिक समोग। प्रकाश रासायनिक समोग। देखिए पिछले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था कुछ वायु प्रदूषक जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कुछ वायु प्रदूषक जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। 2 नंबर हमने पढ़ा था अदहित हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी जो CH4 मेथेन जो होती है ना, मेथेन गैस, वो पढ़ा था। तीसरे में हमने पढ़ा था SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में। अब हम 4 नंबर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्रकाश रासायनिक समूह के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश रासायनिक समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकाश रासायनिक समूह को लॉस एंजिल्स समूह भी कहा जाता है। एंजिल्स समूह भी कहा जाता है। इसको लॉस एंजिल्स समूह क्यों कहा जाता है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। ये बात भी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकाश रासायनिक समूह को लॉस एंजिल्स समूह क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहली बात, ये प्रकाश रासायनिक समूह होता क्या है। 1 नंबर बात, प्रकाश रासायनिक समूह होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो समझना, जब धुआं प्लस कोहरा, धुआं प्लस कोहरा प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, इसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बताया समझ लेना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
धुआं, कोहरा, NO2, O2 और हाइड्रोकार्बन, ये सभी आपस में क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? उच्च ताप की स्थिति में, उच्च ताप की स्थिति में। यानी कहने का मतलब उच्च ताप की उपस्थिति में धुआं, कोहरा, NO2, O2 और हाइड्रोकार्बन आपस में क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। तो क्या बनता है? एक तो बनता है PAN प्लस एक बनता है O3। एक तो PAN बनता है और एक क्या बनता है? O3 बनता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक समूह। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक समूह। इसे ही हमने क्या नाम दिया है? प्रकाश रासायनिक समूह का नाम दिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश रासायनिक समूह की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? धुआं, कोहरा, NO2, O2 और हाइड्रोकार्बन उच्च ताप की उपस्थिति में क्रिया करके PAN और O3 का निर्माण कर लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक समूह बोलते हैं। अब आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि सर ये PAN क्या होता है? ये PAN क्या होता है? इसके बारे में आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। प्रोक्सी एसिटिल और N से बनेगा नाइट्रेट। क्या बनेगा? नाइट्रेट। प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कहने का मतलब जब आपस में ये सभी आपस में क्रिया कर लेते हैं तो क्या बनता है? एक तो प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है और एक क्या बनती है? O3 बनती है। O3 को बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन गैस। क्या बोलते हैं? ओजोन गैस बोलते हैं इसको। एक बनती है ओजोन गैस। तो जब इनकी क्रिया से ये बन जाए ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक समूह बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिया है ना, ये क्रिया लॉस एंजल्स नाम का एक शहर है। लॉस एंजल्स नाम का क्या है? एक शहर जो कहां पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में। तो वहां पर आज से कुछ साल पहले क्या हो गया था? लॉस एंजल्स शहर में जो अमेरिका का शहर है, उसमें धुएं ने, कोहरे ने, NO2 ने और ऑक्सीजन ने और हाइड्रोकार्बन ने आपस में क्रिया करके वहां पर क्या बना ली थी? PAN और O3 का निर्माण कर लिया था। और ये जहरीली होती है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। और ये कहां बनी थी? ये लॉस एंजल्स शहर में बनी थी। इसीलिए इस समूह का क्या नाम रख दिया गया? इस समूह का नाम रख दिया गया लॉस एंजल्स समूह। क्या नाम रख दिया गया? लॉस एंजल्स समूह। तो ध्यान रखना, लॉस एंजल्स समूह या फिर प्रकाश रासायनिक समूह एक प्रकार का वायु प्रदूषक होता है, जो क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है और जिससे रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये घटना हो भी चुकी है। कहां पर? लॉस एंजल्स शहर के अंदर, जो अमेरिका का शहर है। ये बात आपको याद रहेगी। बिल्कुल, यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रकाश रासायनिक समूह या फिर लॉस एंजल्स समूह क्या है, या फिर इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपको याद रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4 नंबर वायु प्रदूषक था। अब हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर वायु प्रदूषक के बारे में। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल अच्छे से ले लिया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो प्रकाश रासायनिक समूह है, ये क्या प्रभाव उत्पन्न करता है? ये प्रभाव क्या उत्पन्न करता है? इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। यानी प्रकाश रासायनिक समूह हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। तो एक तो आंखों में पानी आना, यानी आंखें खराब होना, आंखों में पानी आना, और जो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों की क्षति होना। तो फेफड़ों की भी क्षति होती है, यानी फेफड़े भी क्या होते हैं? खराब होते हैं। इससे, इस लॉस एंजल्स स्मोक से या फिर प्रकाश रासायनिक स्मोक से। और इससे आंखों में भी क्या आता है? पानी आता है। कहने का मतलब आंखों और फेफड़ों को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। रहेगी याद? बिल्कुल याद रहेगी। अब मैं आपको एक नोट में बात बताता हूं। यहां पर स्मोग क्या होता है, स्मोग की बात करते हैं। स्मोग किसे कहा जाता है? स्मोग कहा किसे जाता है, वो ध्यान रखना है आपको। स्मोग किसे कहा जाता है? जब धुआं
धुआं प्लस कोहरा आपस में मिल जाते हैं, जब धुआं और कोहरा आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्मोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मोग कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है जेल प्रहरी के अंदर, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी राजस्थान में पूछा गया है कि स्मोग क्या होता है। तो यहां पर दे रखा था, वो ऑप्शन में ये दे रखा था धुआं प्लस कोहरा। धुआं व कोहरे की क्रिया से, धुआं और कोहरे की क्रिया से किसका निर्माण होता है? स्मोग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्मोग का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद रहेगी, अच्छे से आपको याद रहेगी, मुझे पता है। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4 नंबर था वायु प्रदूषक। अब हम 5 नंबर वायु प्रदूषक की चर्चा करते हैं, और 5 नंबर जो वायु प्रदूषक है उसका नाम है लंदन स्मोग। क्या नाम है? लंदन स्मोग। 5 नंबर जो है उसको हम उसमें पढ़ने वाले हैं लंदन स्मोग के बारे में। किसके बारे में? लंदन स्मोग। 5 नंबर हम पढ़ेंगे लंदन स्मोग। लंदन स्मोग, इस लंदन स्मोग को हम सल्फर स्मोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर स्मोग भी बोलते हैं। लंदन स्मोग या फिर सल्फर स्मोग। लंदन स्मोग या फिर सल्फर स्मोग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, लंदन स्मोग इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये लंदन शहर में उत्पन्न हुआ था। सल्फर स्मोग इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सल्फर गैस की मात्रा है, इसलिए इसको सल्फर स्मोग कह दिया गया। तो ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, सल्फर स्मोग ये जो लंदन स्मोग है वो आपको उसी से रिलेट करके याद रखना है जो हमने पीछे पढ़ा है, लॉस एंजिल्स नाम का स्मोग है ना, उसी से आपको रिलेट करके याद रखना है, तभी आपको याद रह पाएगा। इसमें समझना, कोयला प्लस धुआं, कोयला प्लस धुआं प्लस SO2 प्लस SO2, और ये आपस में किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं? कम ताप तथा कोहरे की उपस्थिति में, कम ताप तथा कोहरे की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? H2SO4 की वाष्प बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2SO4 की वाष्प बना लेते हैं। अब इस बात को समझना, ये जो क्रिया मैंने लिखवाई है, ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया लंदन स्मोग कहलाती है। क्या कहलाती है? लंदन स्मोग कहलाती है। लंदन शहर में क्या हुआ? लंदन शहर में क्या हुआ? 1952 में। कब? 1952 में। 1952 में लंदन जो शहर है, ब्रिटेन का लंदन शहर, इस लंदन के अंदर 1952 में कोयले ने, धुएं ने और SO2 ने और कोहरे की उपस्थिति में आपस में क्या कर ली? क्रिया कर ली। किस किस ने? कोयले ने, धुएं ने, SO2 ने और कोहरे ने आपस में क्या कर ली? क्रिया कर ली, और क्रिया करके उस वायु में क्या बना दी? H2SO4 की क्या बना दी? वाष्प बना दी। क्या बना दी? H2SO4 की वाष्प बना दी। और इस H2SO4 की वाष्प के कारण, इस H2SO4 की वाष्प के कारण लगभग 1952 में 4000 लोगों की क्या हो गई थी? 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 4000 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी लंदन के अंदर। इसलिए इस H2SO4 की वाष्प को हम क्या कहते हैं? लंदन स्मोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन स्मोग कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखो, लॉस एंजिल्स स्मोग में हमने क्या पढ़ा था? इस SO2 की जगह हमने NO2 पढ़ा था ना, NO2, और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? SO2। तो लंदन में तो SO2 ने क्रिया की थी किसके साथ? कोहरे के साथ, धुएं के साथ और कोयले के साथ कम ताप की उपस्थिति में आपस में क्रिया कर ली, तो क्या बनी थी? H2SO4 गैस बनी थी, या फिर H2SO4 वाष्प बनी थी, गैस बनी थी। और वो गैस हमारे किस में फैल गई थी? वो गैस हमारे वातावरण में फैल गई थी, और वो वातावरण में फैलने के बाद शरीर में चली गई, और वहां पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? इसीलिए इसका नाम लंदन स्मोग रखा गया, क्योंकि यह घटना कहां पर हुई थी? 1952 में लंदन के अंदर हुई थी। यह बात आपको याद रहेगी अच्छे से? बिल्कुल रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं अगली बात। ये हमारा 5 नंबर वायु प्रदूषक था, यानी ये भी हमारे शरीर, हमारे प्रदूषण को क्या कर सकता है? प्रदूषित कर, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर सकता है। इसलिए ये किसकी श्रेणी में आता है? वायु प्रदूषक की श्रेणी में आता है। और हम किसको पढ़ रहे हैं? हम वायु प्रदूषक को ही पढ़ रहे हैं। यानी कौन कौन से वायु प्रदूषक होते हैं और कौन कौन से वायु प्रदूषक इंपॉर्टेंट हैं,
वही हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे वायु प्रदूषक होते हैं, लेकिन हमें वही पढ़ने हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। अब अगली बात पढ़ते हैं, 6 नंबर पढ़ते हैं भारत की बात। किसकी बात पढ़ते हैं? भारत की बात पढ़ते हैं। तो भारत में भी बाबू क्या हुआ था? भारत में भी एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और वो भी एक प्रकार का क्या है? वायु प्रदूषक है। यानी वायु में कुछ गैस मिल गई थी और वो गैस हमारे शरीर में चली गई थी, जिसके कारण वहां पर मृत्यु हो गई थी लोगों की। वहां पर लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वो भी एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। तो उसकी चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, यह घटना है कब की? तो यह 3 दिसंबर 1984 की घटना है। कब की है? 3 दिसंबर 1984 की घटना है। 3 दिसंबर 1984 की घटना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? इस घटना में 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? इसमें एक MIC नाम की गैस उत्पन्न हुई थी। MIC का मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस उत्पन्न हो गई थी। और वो क्यों उत्पन्न हो गई थी वो समझना। देखिए, भोपाल के अंदर एक सेविन उर्वरक बनाने वाली, सेविन नाम का उर्वरक बनाने वाली, सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली एक कंपनी थी। सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली एक कंपनी थी, है ना, एक कंपनी थी। और उस कंपनी से क्या उत्पन्न हो गई थी? इस सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली कंपनी से MIC नाम की एक गैस उत्पन्न हो गई थी। क्या हो गई थी? MIC गैस। MIC का मतलब है, M का मतलब मिथाइल, M का मतलब मिथाइल, I का मतलब आइसो, और C का मतलब साइनाइड। तो ध्यान रखना, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर सेविन नामक एक उर्वरक होता है। सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली कंपनी से MIC गैस का उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? MIC गैस का उत्सर्जन हुआ, यानी MIC गैस बाहर निकली। कहां से? इस सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली कंपनी से। और ये जो MIC गैस है, ये किसके अंदर मिल गई थी? ये MIC गैस वातावरण की वायु में मिल गई थी। किसके अंदर मिल गई थी? वायु में मिल गई थी। और वायु में मिलने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? वायु में मिलने से 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2000 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी इस MIC गैस के कारण। किसके कारण? MIC गैस के कारण। तो ये जो MIC है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? वायु प्रदूषक है। तो ये इसने भी एक घटना घटित की थी, एक घटना की थी, वो हमने पढ़ ली, जिसको हम क्या बोलते हैं? भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये बात तो थी भोपाल गैस त्रासदी की। हाल ही में कुछ दिन पहले, आज से 10 दिन पहले विशाखापट्टनम में एक कंपनी से गैस निकली थी। तो उस विशाखापट्टनम की कंपनी से कौन सी गैस निकली है? तो ध्यान रखना, स्टाइरिन गैस निकली है। कौन सी गैस निकली है? स्टाइरिन गैस। कौन सी गैस का उत्सर्जन हुआ है? स्टाइरिन गैस का उत्सर्जन हुआ है। जिस प्रकार से भोपाल में MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उत्सर्जन हुआ था, उसी प्रकार से विशाखापट्टनम की जो कंपनी है उसमें स्टाइरिन नाम की गैस का उत्सर्जन हुआ था। ये हाल फिलहाल की ही घटना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी आगे की एग्जाम होगी ना, आज से 3-4 साल बाद की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए संभव है, पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सेविन नामक जो उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, उससे क्या निकली थी? एक MIC गैस निकली थी, जिसने क्या कर दिया था? 2000 लोगों को मार दिया था। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, और वायु प्रदूषक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? अब हम चर्चा करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। किसके बारे में? अम्लीय वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं। 7 नंबर है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा भी कुछ वायु प्रदूषणों के कारण उत्पन्न होती है। अम्लीय वर्षा भी कुछ वायु प्रदूषक के कारण उत्पन्न होती है,
और अम्लीय वर्षा के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण ही है। क्या है? एक प्रकार का प्रदूषण है। इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा 7 नंबर अम्लीय वर्षा को। किसको? अम्लीय वर्षा को। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। सबसे पहली बात, अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात, अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले वर्षा को अम्लीय वर्षा नाम किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये जो नाम दिया गया था, ये दिया गया था रॉबर्ट अगस्त के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट अगस्त के द्वारा। रॉबर्ट अगस्त नाम का एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट अगस्त नाम का। उसने ये नाम दिया था अम्लीय वर्षा। उसने ये नाम दिया था अम्लीय वर्षा, रॉबर्ट अगस्त ने। रॉबर्ट अगस्त ने अम्लीय वर्षा नाम दिया था। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब बात आती है अम्लीय वर्षा होती क्या है, समझ लेना इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से। मान लो ये हमारा धरातल है। क्या है? धरातल। ये हमारा धरातल है। तो धरातल के ऊपर बहुत सारे क्या हो गए हैं? उद्योग धंधे हो गए हैं। क्या हो गया है? औद्योगिकरण हो गया है। क्या हो गया है? उद्योग धंधे हो गए हैं। ये मान लो कोई फैक्ट्री है। क्या है? कोई फैक्ट्री है, ठीक है। ये मान लो कोई चिमनी का भट्टा है ना, इस प्रकार से ये चिमनी का भट्टा है, ठीक है। तो इससे क्या निकलती है? गैस। इससे धुआं निकलता है। इससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और इससे जो धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर क्या होता है? उस धुएं के अंदर होता है, एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, समझना इंपॉर्टेंट तरीके से। सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके साथ साथ में इसमें होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। यानी ये जो धरातल है, धरातल के ऊपर बहुत सारे उद्योग धंधे हो चुके हैं, पता है आपको भी। बहुत सारे उद्योग धंधे हो चुके हैं। और फैक्ट्रियों से और चिमनी भट्टों से निकलने वाले धुएं में क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है। और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों धरातल से कुछ ऊंचाई पर, धरातल से कुछ ऊंचाई पर क्या कर लेते हैं? धरातल से कुछ ऊंचाई पर एक सघन परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सघन परत बना लेते हैं। सघन परत का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी धरती है, धरती से धुआं निकला, धुएं में क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड था। उस धुएं में जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड था, उसने यहाँ पर क्या बना ली? इस प्रकार से परत बना ली। क्या बना ली? इस प्रकार से परत बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर बादल है, यहाँ पर क्या है? बादल है। और बादल जब वर्षा करेगा, जब बादलों से वर्षा होगी इस प्रकार से, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो वर्षा के जल के साथ मिल जाता है, आपस में वर्षा के जल में घुल जाता है। जैसे ही वर्षा का पानी इस परत के ऊपर पड़ेगा, तो ये जो परत है, ये परत किसके अंदर घुल जाती है? इस पानी में घुल जाती है। और वो पानी कहाँ आता है? हमारी धरती के ऊपर आता है। कहाँ पर आता है? हमारी धरती के ऊपर आता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। यानी हमारी धरातल के ऊपर औद्योगिकरण के कारण, हमारी धरती के ऊपर उद्योग धंधों के कारण निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। और वो क्या कर लेते हैं? एक सघन परत बना लेते हैं हमारी धरती से कुछ ऊंचाई पर। जैसे ही वर्षा का पानी उस परत के ऊपर पड़ता है, तो परत पर पड़ने के बाद, जैसे ये वर्षा का पानी इस परत पर पड़ता है, तो किसका निर्माण होता है? जैसे ही ये वर्षा का पानी इस परत के ऊपर पड़ता है, तो ये परत उस वर्षा के जल में मिल जाती है। ये परत यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या हो जाते हैं? वर्षा के जल में मिल जाते हैं। और वर्षा के जल में मिलकर क्या कर लेते हैं? एक तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ एक क्या बना लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या बना लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 का निर्माण कर लेते हैं। और यही नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 कहाँ पर आता है? हमारी धरती के ऊपर आता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लो ये प्रक्रिया, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये प्रक्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या बताया कि अम्लीय वर्षा नाम किसने दिया था? रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। यानी हम अब ये अम्लीय वर्षा होती क्यों है? क्योंकि हमारी धरती के ऊपर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हो चुके हैं और उद्योग धंधों के कारण निकलने वाले धुएं से, उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं में क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एक सघन परत बना लेता है ऊपर, हमारी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर, और परत बना लेता है। और जैसे ही उस परत के ऊपर पानी पड़ता है, किसका पानी पड़ता है? वर्षा का जल गिरता है। तो वर्षा का जल जब उस परत के ऊपर गिरता है तो वो परत उस वर्षा के जल में घुल जाती है और घुल करके किसका निर्माण कर लेती है? HNO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हमारी पृथ्वी के ऊपर आता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा किसके रूप में धरती पर आती है? अम्लीय वर्षा किसके रूप में धरती पर आती है? तो ध्यान रखना, H2SO4 HNO3 के रूप में। किसके कारण, किसके रूप में आती है? H2SO4 और HNO3 के रूप में आती है धरती पर। भाई धरती पर तो अम्लीय वर्षा किस रूप में गिरती है? H2SO4 और HNO3 के रूप में गिरती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो आप क्या बताओगे? अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 व NO2। SO2 व NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। क्योंकि यही क्या करते हैं? उस वर्षा के जल के साथ घुलते हैं, यही परत बनाते हैं। यही दोनों क्या करते हैं? वो सघन परत बनाते हैं और यही क्या होते हैं? इस अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। तो कारण अगर आपसे पूछे तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? SO2 और NO2। अगर आपसे पूछ ले कि अम्लीय वर्षा किस रूप में धरती पर आती है तो आपका उत्तर क्या रहेगा? H2SO4 और HNO3 के रूप में। किसके रूप में? H2SO4 और HNO3 के रूप में हमारी पृथ्वी के ऊपर अम्लीय वर्षा आती है। रहेगी याद? बिल्कुल रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको याद हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया होगा, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोला। आप वीडियो को पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। अब आगे चर्चा करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान आपसे पूछ सकता है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना है? तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो होता है 3.5 से लेकर 4 तक। कितना होता है? 3.5 से 4 तक इसका क्या होता है? pH मान होता है। किसका? अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा का जो pH मान है वो 3.5 से 4 तक होता है। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है। इसके साथ साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें क्या क्या पाया जाता है? अम्लीय वर्षा में H2SO4 प्लस HNO3 पाया जाता है। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अम्लीय वर्षा में क्या पाया जाता है? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अम्लीय वर्षा हमारी पृथ्वी पर किस रूप में आती है? तो H2SO4 और HNO3 के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? H2SO4 और HNO3 के रूप में आती है। H2SO4 कितना होता है और नाइट्रिक अम्ल कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, हमारी जो वर्षा होती है अम्लीय वर्षा, उस वर्षा के अंदर H2SO4 तो होता है 70%। कितने परसेंट? 70%। और ये जो HNO3 होता है ये कितने परसेंट होता है? 30% होता है। कितने परसेंट होता है? 30% होता है। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है, 70% और 30%। 70% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और 30% क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 होता है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा में H2SO4 कितना होता है और अम्लीय वर्षा में HNO3 कितना होता है। ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अम्लीय वर्षा के क्या प्रभाव पड़ते हैं
वो हमें पढ़ना है। देखिए अम्लीय वर्षा के प्रभाव, अम्लीय वर्षा के प्रभाव, अम्लीय वर्षा के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा जब होगी तो हमारी पृथ्वी के ऊपर गिरेगी और पृथ्वी की जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊपनता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक नंबर प्रभाव मृदा की उपजाऊपनता खत्म होना, उपजाऊपनता खत्म होना, उपजाऊपनता खत्म होना। यानी हमारी जो मिट्टी होती है, मृदा जो होती है, अगर उसके ऊपर क्या पड़ेगी, उसके ऊपर अम्लीय वर्षा गिरेगी ना, तो उसकी उपजाऊपनता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती, उसमें फसल वगैरह नहीं होती हैं। एक नंबर कारण। दूसरा कारण जलीय जीवों को हानि होती है। जलीय जीवों को हानि होती है। जलीय जीवों को हानि कैसे होती है कि जो जीव जल में रहते हैं और जब वर्षा होती है तो वो वर्षा का पानी जल में भी गिरता है, यानी तालाब वगैरह में भी गिरता है, नदी वगैरह में भी गिरता है। तो तालाब में और नदी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो उस अमल के कारण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ये इसका दूसरा प्रभाव है। ये क्या है, इसका दूसरा प्रभाव है। इसके साथ साथ 3 नंबर आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिक इमारतों को क्षति होना। ऐतिहासिक इमारतों को क्षति होना, ऐतिहासिक इमारतों को क्षति होना। यानी हमारी जो ऐतिहासिक इमारत होती हैं उनको भी क्या होती है, क्षति होती है। कैसे होती है, जैसे समझो ऐतिहासिक इमारत की अगर बात करते हैं, आगरा के ताजमहल की, किसकी बात करते हैं, आगरा के ताजमहल की बात करते हैं, तो समझना यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगरा के ताजमहल की बात करते हैं। आगरा का जो ताजमहल है उसमें क्या है, समझो आगरा के ताजमहल के पास मथुरा पड़ता है, आगरा के पास मथुरा पड़ता है और मथुरा में एक तेल शोधक संयंत्र है। क्या है, मथुरा में एक तेल शोधक संयंत्र है, समझना, मथुरा तेल शोधक संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र है, यानी तेल को शुद्ध करने वाला एक यंत्र है, वहां पर एक फैक्ट्री है तेल को शुद्ध करने की, कहां पर, मथुरा में। ठीक है, तो इस मथुरा से निकलने वाले, इस मथुरा के तेल शोधक संयंत्र से निकलने वाले SO2 व NO2 के कारण, इस मथुरा के तेल शोधक संयंत्र से निकलने वाले SO2 और NO2 के कारण क्या बनती है, परत बनती है। क्या बनती है, परत बनती है। और ये परत वर्षा के जल के साथ घुल जाती है और वर्षा के जल के साथ घुल के किसका निर्माण करती है, अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि मथुरा तेल शोधक संयंत्र है, उससे क्या निकलता है, SO2 और NO2 निकलता है। और ये SO2 और जो NO2 है ये क्या कर लेता है, परत बना लेता है और ये परत वर्षा के जल के साथ मिलकर के किसका निर्माण करती है, अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है। और यही अम्लीय वर्षा कहां पर गिरती है, इस ताजमहल के कीमती पत्थर पर गिरती है। यही अम्लीय वर्षा ताजमहल के कीमती पत्थर पर गिरती है। और कीमती पत्थर वो किसका है, संगमरमर का है। क्या है, संगमरमर का। संगमरमर का जो पत्थर है वो क्या हो जाता है, धब्बे नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है, धब्बे नुमा हो जाता है, धब्बे नुमा हो जाता है। और इस धब्बे नुमा हो जाने को ही क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी रोग, स्टोन लेप्रोसी रोग बोलते हैं। कहने का मतलब पत्थर का रोग या फिर स्टोन लेप्रोसी, क्या बोलते हैं इसको, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं, है ना, स्टोन लेप्रोसी। या फिर इसका दूसरा नाम है स्टोन का कैंसर। क्या बोलते हैं, स्टोन का कैंसर, स्टोन का कैंसर। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतें क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं। कैसे, जैसे आगरा के ताजमहल की अगर बात करते हैं तो आगरा के ताजमहल के पास एक मथुरा तेल शोधक संयंत्र है। इससे जो SO2 जो NO2 निकलता है वो परत बनाता है और उससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। वो अम्लीय वर्षा आगरा के ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है उसके कीमती पत्थर के ऊपर पड़ती हैं। वो अम्लीय वर्षा उस कीमती पत्थर के ऊपर पड़ती है तो वो कीमती पत्थर धब्बे नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है, धब्बे नुमा हो जाता है। और उस धब्बे नुमा होने को ही हम क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं या फिर स्टोन का कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन का
कैंसर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोन का कैंसर किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना आगरा के ताजमहल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आगरा के ताजमहल से संबंधित है। या फिर स्टोन लेप्रोसी किससे संबंधित है? आगरा के ताजमहल से संबंधित है। ये बात आपको याद रहेगी अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इससे आगे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 का इसके प्रभाव हो गए। चौथा प्रभाव भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे यूएसए और कनाडा की अगर चर्चा करते हैं, यूएसए और कनाडा की चर्चा करते हैं, तो यूएसए व कनाडा की अगर चर्चा करते हैं, तो यूएसए और कनाडा में अम्लीय वर्षा के कारण एक तो मछलियां और एक साल्मोन नाम का जीव है। मछलियां व साल्मोन नाम का एक जीव है। साल्मोन नाम के जीव की क्या हो रही है? जीवों की मृत्यु हो रही है। क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। किसके कारण? इसे अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। यह बात भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साल्मोन जीव की मृत्यु का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। क्या कारण है? अम्लीय वर्षा। तो मैं आपको वायु प्रदूषण करवा रहा था, और वायु प्रदूषण सबसे पहले पार्ट में हमने वायु प्रदूषण होता क्या है इसके बारे में चर्चा की। आज हमने क्या पढ़ा? वायु प्रदूषकों के बारे में, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था कुछ महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, फिर हमने CH4 यानी अदहित हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था SO2 और SO3 के बारे में। ये तो था पहले पार्ट की बात। फिर आज हमने क्या स्टार्ट किया? 4 नंबर से स्टार्ट किया, 4 नंबर वायु प्रदूषक से स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने पढ़ा लॉस एंजिल्स स्मोग के बारे में, यानी प्रकाश रासायनिक स्मोग के बारे में। फिर हमने पढ़ा लंदन स्मोग के बारे में, और फिर हमने 5 नंबर पढ़ लिया, 6 नंबर हमने पढ़ लिया गैस त्रासदी के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, और 7 नंबर हमने पढ़ लिया अम्लीय वर्षा के बारे में। इससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, या फिर ओजोन परत में छेद हो गया, है ना। इसके साथ साथ अगर चर्चा करते हैं हरित ग्रह प्रभाव हो गया, ओजोन अपघटन हो गया, ये सभी की सभी घटनाएं हम पढ़ने वाले हैं। और ये सभी की सभी घटनाएं कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। इसलिए इन सभी की सभी घटनाओं को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? वायु प्रदूषण के टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। इन सभी की सभी घटनाओं को हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? वायु प्रदूषण के टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं क्लास को लंबा नहीं खींच पाऊंगा, मेरे गले में प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से अपना एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल है वो क्या हो चुका है? मोनेटाइज हो चुका है। अब हम अच्छे से काम करने वाले हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। बहुत जल्द मैं आपके लिए साइंस तो पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ाने वाला हूं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए और सब्जेक्ट भी शुरू कर दूंगा, लेकिन वो बाद की बात है। पहले आप साइंस पढ़ो, दमदार तरीके से, अद्भुत तरीके से साइंस पढ़ना है, मजे से साइंस पढ़ना है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सभी को। बाय बाय, लव यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करना, अगर चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के ऊपर जोड़ना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सीलेंट गुरु, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का अपडेट वहां पर मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।